हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दृष्टि टीचिंग एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग यूनिट 1 से जुड़े प्रश्नों को फिर शामिल करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम प्रश्नों की जो समीक्षा है, प्रश्नों की जो व्याख्या है, वो बहुत ही गहराई में जाकर करने वाले हैं, बहुत ही डिटेल में प्रश्नों को करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे व्यूवर्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इनको बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही गहराई से समझेंगे, सीखेंगे और लाभान्वित होंगे। तो चलिए जुड़ते हैं इस सेशन के साथ। सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है। तो यूनिट 1 में जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत हैं उनसे जुड़े प्रश्न हम और देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है जो आपके दिसंबर 2019 में पूछा गया है और हम यहाँ पर बैकइयर्स प्रश्नों का डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत ही गहराई में जाकर प्रश्नों की ये व्याख्या कर रहे हैं जो अभी आप देखेंगे भी। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न शानदार है कि निम्नलिखित में से किसने काल और स्थान के संदर्भ में सामाजिक संबंधों की संरचना के स्वरूप में संरचना निर्माण या स्ट्रक्चरेशन, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं संरचनाकरण की बात करी है ना? कि किसने संरचनाकरण की बात करी है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें यहां समझना है कि जो ये संरचनाकरण है वो क्या है और इससे जुड़े चिंतक कौन है। तो दोस्तों, इससे जो जुड़े चिंतक हैं, वो जो संरचनाकरण की बात करने वाले हैं, उनका नाम है एंथोनी गिडिंग्स। सबसे पहले उत्तर ले लेते हैं, ठीक है, उत्तर ले लेते हैं। और एंथोनी गिडिंग्स एक उत्तर संरचनावादी एवं उत्तर आधुनिकतावादी समाजशास्त्री। उत्तर संरचनावादी और उत्तर आधुनिकतावादी समाजशास्त्री एंथोनी गिडिंग्स माने जाते हैं, ठीक है। अब इनकी जो एक कंसेप्ट यहां पर आया संरचनाकरण। तो संरचनाकरण बेसिकली क्या है? संरचनाकरण स्ट्रक्चरेशन, स्ट्रक्चरेशन बेसिकली एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया का नाम है। क्या है? एक प्रक्रिया का नाम है। मतलब जैसे होता ना कि जैसे कहा जाए संरचना, तो संरचना का मतलब होता है कि कोई जो चीज, जैसे मनुष्य का शरीर है, जो बच्चा जब होता है, जब वो शिशु के तौर पर जन्म लेता है, तो क्या होता है, एकदम वो धीरे धीरे इवॉल्व करता है, यानी कि वो प्रोसेस में है। जैसे हम हैं, है ना, आपके सामने। अब हमारी लंबाई नहीं बढ़ेगी, एक 25, 30, 35 साल के आदमी की लंबाई और नहीं बढ़ती जनरली, है ना। युवा होने के बाद उसकी लंबाई और नहीं बढ़ती, लेकिन एक शिशु का जब जन्म होता है उसका धीरे धीरे हर मामले में ग्रोथ होता जाता है। तो जो संरचनाकरण का मतलब है एक बेसिकली एक प्रक्रिया से जो निरंतर चलेगी, जो अभी पूरी नहीं हुई है, जो अभी पूरी नहीं हुई है, तो उसके बारे में यहां पर बात की गई है। तो संरचनाकरण क्या है? बेसिकली जो है, जो क्रियाओं की एक प्रक्रिया है, बहुत सारे जो प्रोसेस हैं वो इसके अंतर्गत होते रहते हैं। तो ये क्या है? सामाजिक जो क्रियाएं हैं की एक प्रक्रिया है, उसे क्या बोलते हैं? संरचनाकरण बोलते हैं, उसे बोलते हैं संरचनाकरण, ठीक है। और इसके बारे में जो बुक है वो कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि संरचनाकरण की बात किस पुस्तक में की गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी नामक पुस्तक में संरचनाकरण की बात की गई है, ठीक। हम यही नहीं रुकेंगे बल्कि पूरा इरविंग गॉफमैन के बारे में बात करेंगे, ठीक है।
इरविंग गॉफमैन की सबसे पहले हम पुस्तकें देख लेते हैं कि कौन कौन सी पुस्तकें हैं। सॉरी, इरविंग गॉफमैन के बारे में भी बात करेंगे, हम बात करेंगे एंथोनी गिडिंग्स के बारे में भी बात करेंगे, हम बात करेंगे मैनुअल कैसल्स के भी बारे में बात करेंगे, और हम गारफिंकल के बारे में बात भी करेंगे। तो सबसे पहले एंथोनी गिडिंग्स को देख लेते हैं। एंथोनी गिडिंग्स की बुक्स, तो बुक नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले ही बात करी। दूसरा है कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी, कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी। तीसरा है द क्लास ऑफ सोशल मेथड, द क्लास ऑफ सोशल मेथड। एक पुस्तक और है न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ये भी कई बार पूछी गई है, इनफैक्ट कल ही क्वेश्चन में आई थी, न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। तो ये कहने के लिए ये जो क्लास आपकी क्वेश्चन मार्क वाली है, क्वेश्चन वाली है, बल्कि इसमें पूरी उसी तरीके से आपको व्याख्या आपको दी जाएगी। तो न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। ठीक है, अब इनकी अवधारणाओं पर आते हैं। अवधारणाएं, पहला है संरचनाकरण। संरचनाकरण, तो संरचनाकरण क्या है? सूक्ष्म स्तर पर ये किस पर केंद्रित होती है? कर्ता पर केंद्रित होती है। सूक्ष्म स्तर पर कर्ता पर केंद्रित होती है, सबसे पहली चीज। ठीक है, संरचनाकरण क्या है? सामाजिक क्रियाओं की एक प्रक्रिया है। सामाजिक क्रियाओं की क्या है? एक प्रक्रिया है। ठीक है, यानी कि जैसे हम एक सिनेमा देखने जाते हैं तो हम क्या करते हैं? वहां हम एक संरचना का निर्माण करते हैं, क्योंकि हम वहां पर किसी विषय के बारे में गंभीरता से, गहराई से बात करते हैं। हम वहां पर एक संरचना का निर्माण करते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं फिल्म देखने, बहुत सारे लोगों से हम बात करते हैं, उनके साथ व्यवहार करते हैं, उठते बैठते हैं, ये सब चीजें इसमें शामिल होती हैं। एक संरचना का निर्माण कर लेते हैं, 200 150 जो भी सीट्स होती हैं सब फुल हो जाती है ना। तो ये चीज है। दूसरा इनका एक कंसेप्ट अगर हम बात करेंगे तो है आर्थ जो है द्वैधता।
द्वैधता का सिद्धांत, डुअलिटी का सिद्धांत दिया इन्होंने। तीसरा सिद्धांत एजेंट एंड एजेंसी का। ठीक, द्वैधता का मतलब क्या है कि हर एक चीज को दो पक्षों में जाकर देखना, किसी चीज का एक सही पक्ष और गलत पक्ष, सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष, हम दोनों पक्षों को जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम बेहतर व्याख्या कर पाने में सक्षम नहीं होंगे, तब तक हम बेहतर व्याख्या नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज पर भी फोकस किया जाता है इसमें। ठीक है, तो यह है द्वैधता। फिर क्या आया, फिर एजेंट और एजेंसी की बात आई। तो एजेंट और एजेंसी, जैसे आपको आपके घर में शादी विवाह का आयोजन करना है, तो आप जनरली आप क्या करते हैं, एक एजेंसी हायर करते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि जैसे शादी करवाना, जैसे आपके घर में शादी करवाना है, तो आपके घर में क्या है, एक एजेंसी ने क्या भेजा, एजेंट भेजा, और इस एजेंट ने क्या करा, एजेंट ने क्या करा, शादी करवाना है ना, तो एजेंट ने उसके दिशा में आपसे पूरी बात करी कि डेकोरेशन क्या होना है, खाने में क्या मेन्यू रहेगा, आपके घर में और भी जो जो भी फैसिलिटीज हैं क्या चाहिए होती हैं। क्योंकि आज के टाइम में आदमी के पास पैसा है, समय नहीं है, क्योंकि समय ही धन है और धन से धन कमाया जाता है। तो आदमी इसलिए प्रयास करता है कि यार कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें हम कर पाए, तो कोई एजेंसी हायर कर लो, सारी सरदर्दी खत्म, उसको पैसा दो, सारा काम आपको करके देगी, है ना। तो ये है बेसिकली इसका नियम। ठीक है, एजेंट और एजेंसी का। फिर एक कंसेप्ट है जिसको प्लास्टिक सेक्सुअलिटी कहा जाता है। प्लास्टिक सेक्सुअलिटी का मतलब है कि आज के टाइम में आपने देखा होगा कि लोग अपने फिगर को, अपने चेहरे को, अपनी जो है बॉडी को मेंटेन रखने का पूरा प्रयास करते हैं, है ना। तो लोग सिक्स पैक बनाना, जीरो फिगर बनाना, तो ये सब क्या है, इसको कहा, इसको गिडिंग्स ने कहा, इसको कहा इसके बारे में कि ये एक तरीके की प्लास्टिक सेक्सुअलिटी है, औपचारिकता एक तरीके की है ना। इन्होंने आधुनिक समाज को रिस्क समाज, इसको हालांकि उल्रिच बेक भी बोलते हैं, लेकिन रिस्क समाज भी बोलते हैं। कहते हैं आधुनिक समाज जो है वो एक जोखिम भरा समाज की तरह से भी है, रिस्क सोसाइटी भी है, तो इस तरह से भी देखते हैं। इनका एक कंसेप्ट है रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी, परावर्तकता। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे आपका जो व्यवहार है उसका प्रभाव दूसरे लोगों पर पड़ता है, जैसे उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे आप अपने घर में अपने माँ बाप को कभी आपने लड़ते हुए देखा होगा, बहस करते हुए देखा होगा, या अच्छी बातों पर चर्चा करते हुए देखा होगा, या कुछ उनसे सीखा होगा, या अपने टीचर से आपने सीखा होगा, तो उसका रिफ्लेक्शन आप पर पड़ता है। या किसी मंदिर गए होंगे, किसी धर्मगुरु का रिफ्लेक्शन होगा, किसी का भी हो सकता है, ईश्वर का हो सकता है, किसी का भी रिफ्लेक्शन आपके ऊपर पड़ता है और आप उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाते हैं। या कई बार बोलते हैं लोग, आई एम फॉलन इन लव, मैं उसके प्यार में पागल हूं। तो वो क्या है, रिफ्लेक्शन से लोग नहीं रह बच पाते, है ना। जैसे मैं एक आपको कहानी बताऊं कि स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में लेक्चर देने गए, तो बेसिकली पश्चिम के लोग क्या थे, वो बहुत गाली देते थे, कहते तुम्हारे यहाँ तो बहुत ज्यादा भगवान है और ऐसा है और वैसा है। तो जब स्वामी विवेकानंद बात जीरो पर बात करते करते समुद्र के किनारे पहुंच गए, तो उन्होंने कहा मैं तो एक इंसान हूं, जब एक व्यक्ति के प्रभाव में आप यहां तक आ सकते हैं, तो सोचो हमारे भगवान कितने प्रभावशाली होंगे।
तो रिफ्लेक्शन ही है ना। तो ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, फिर इनका एक कंसेप्ट है लेट मॉडर्निटी। लेट मॉडर्निटी का कंसेप्ट भी इन्हीं का है। ठीक है, लेट मॉडर्निटी की बात करते हैं। फिर रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी की बात करते हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट ही पता चल गया ना कि किसके हैं, तभी आपको आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। फिर अब आइए बात करते हैं आर्थिक विकास के मॉडल पर। तो आर्थिक विकास के 7 मॉडल हैं बेसिकली। कितने मॉडल हैं? 7। जिसमें कई सारी अवस्थाएं हैं। जैसे शिकारी अवस्था, सबसे पहली अवस्था है कि मनुष्य क्या करता था, शिकारी अवस्था में था, कि कोई भी जीव मिलता था उसको मार के खा लेता था, अपने आप को बचाने का एक तरीके का प्रयास होता था। फिर उसके बाद कृषक अवस्था आई, मनुष्य क्या करने लग गया, कृषि करने लग गया, कृषि अवस्था आई। इसके बाद पशुपालन की अवस्था आई, पशुपालन अवस्था आई। फिर परंपरागत समाज आए। याद रखिएगा, पूछा जाता है, या परंपरागत अवस्था आप कह सकते हो। फिर पांचवा प्रथम पहली दुनिया का समाज। फिर दूसरी दुनिया का समाज। ठीक है, प्रथम दुनिया का समाज। दूसरी दुनिया का समाज। तीसरी दुनिया का समाज। ठीक है, तो ये पूरी बात भी इन्होंने अपने अध्ययन में करी। आर्थिक विकास का मॉडल भी इस तरीके से इन्होंने जो है व्याख्यात किया। फिर इन्होंने संस्था के बारे में भी बात करी। ठीक है, संस्था को भी कई आधारों पर बताया। ये संस्था को हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, कैसे उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो राजनीतिक संस्थाएं होती हैं, कानूनी संस्थाएं होती हैं जैसे जुडिशरी वगैरह, राजनीतिक संस्था जैसे राजनीतिक दल, आर्थिक संस्था, और फिर है प्रतीक, भाषा संचार,
संस्थाएं, ये सारी चीजें भी होती हैं, है ना। तो राजनीतिक संस्थाएं मतलब जो जैसे पॉलिटिकल पार्टी, कानूनी संस्थाएं जैसे जुडिशरी यानी न्यायपालिका, आर्थिक संस्थाएं जैसे सेबी, फाइनेंस, बैंक, प्रतीक भाषा से संबंधित संस्थाएं जैसे भाषा और जो है पुलिस प्रशासन, ये सब कुछ जो प्रतीकों से जुड़ा, हमारा राष्ट्रीय झंडा, ये सारी चीजें इसमें आती। फिर क्रिया, इनके अनुसार क्रिया क्या है? क्रिया यानी कि ऐसा व्यवहार जिसका कोई आदि व अंत नहीं होता है। ठीक है, मतलब क्रिया को बोला गया कि एक ऐसा व्यवहार है जिसका कोई आदि और अंत नहीं होता है मनुष्य के लिहाज से, उसे इस श्रेणी में भी रखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से समय और स्थान को विचार से पूर्व यानी ए प्राइमरी के रूप में किसने स्थापित किया? समय और स्थान को विचार के रूप में किसने रिफ्लेक्ट करने का काम करा? तो देखिए, प्लेटो ने नहीं करा, गलत है। प्लेटो की पुस्तक है रिपब्लिक। संत ऑगस्टाइन ने भी नहीं करा। अरस्तु ने भी नहीं करा। अरस्तु ने क्या कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज से पृथक उसकी सत्ता नहीं के तुल्य है, या तो राक्षस हो सकता है या तो वो देवता हो सकता है। इमैनुअल कांट ने करा था। कांट एक बड़े दार्शनिक हैं, जिनको इथिक्स में पढ़ा जाता है, प्लस इनको फिलॉसफी में पढ़ा जाता है, दर्शन शास्त्र में भी इनको पढ़ा जाता है। अगला प्रश्न है, सैद्धांतिक निष्पादन और क्रियाओं के प्रकार के मध्य किसने अधिक समानता को देखा है? सैद्धांतिक निष्पादन और क्रियाओं के मध्य निम्नलिखित में से किसने अधिक समानता को देखा है? यानी कि जो प्रश्न है वो बहुत ही स्पष्टता से कह रहा है, बहुत स्पष्टता से कह रहा है कि कोई सिद्धांत है उसको जो है स्थापित करना है और क्रियाओं के कुछ प्रकार हैं उनके मध्य किसने संबंध को अधिक बताया है। क्वेश्चन से कुछ समझ में आता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो जवाब होगा वो होगा इरविंग गॉफमैन। इरविंग गॉफमैन इसका जवाब है। अब आइए इसके विकल्पों पर आते हैं। हेराल्ड गॉल्डफिंगर किसकी बात करते हैं? ये बात करते हैं लोक विधि विज्ञान की। इनकी बुक भी है स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी। मीड की माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, इनकी बुक है। ये प्रतीकात्मक अंतः क्रियावाद से जुड़े चिंतक हैं। इनके शिष्य का नाम था ब्लूमर। मीड स्व की अवधारणा, आई की अवधारणा, मी यानी कि मैं, मुझे, फिर इनकी सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा है।
और इनकी विशेषीकृत अन्य की भी अवधारणा है। ठीक, अल्फ्रेड शुट्ज के बारे में आपको पता ही है, काफी बार चर्चा कर चुके हैं। तो आइए मीड के इरविंग गॉफमैन के बारे में बात करते हैं। तो इरविंग गॉफमैन की बात अगले पेज पर ही करेंगे। गॉफमैन, ठीक है। तो ये अध्ययन किनके केंद्र में क्या है, ये व्यक्ति है। ये लोग व्याख्यात्मक समाजशास्त्र से जुड़े हुए हैं, जहां पर किसी भी चीज को विस्तार से समझना है और कोई व्यक्ति की सफलता की कहानी क्या है, इन सब बातों पर काफी जोर है ना। चलिए सबसे पहले इनकी बुक्स देख लेते हैं। अमेरिका के रहने वाले थे। बुक है प्रेजेंटेशन, जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, प्रेजेंटेशन सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। दूसरी पुस्तक भी बहुत पूछी जाती है, बिहेवियर इन पब्लिक प्लेस, बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस। अगली पुस्तक है इंटरेक्शन रिचुअल, इंटरेक्शन रिचुअल्स। और फिर नेक्स्ट बुक है स्टिग्मा, स्टिग्मा इनकी नेक्स्ट बुक है। ठीक है, नेक्स्ट बुक इनकी क्या है, स्टिग्मा है। ठीक है, चलिए अब इनकी अवधारणाओं के बारे में बात करते हैं कि गॉफमैन की क्या क्या अवधारणाएं हैं। तो पहला है नाट्य शास्त्रीय उपागम, और ये बड़ा प्यारा है, ड्रामेटर्जी इसको बोला जाता है, यानी कि ड्रामा करना। जैसे मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं, एक तरीके का ड्रामा कर रहा हूं। कोई भी व्यक्ति कोई भी रोल निभा रहा है, वो एक तरीके का ड्रामा कर रहा है। जैसे बोला जाता है ना कि मनुष्य कठपुतली है, वो ड्रामा करने आया है। ड्रामा के बाद उसका काम खत्म हो जाएगा, वो इस शरीर को, इस देह को परित्याग कर चला जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से, और हम दिन में जो रोल निभाते हैं, हम अभी घर जाएंगे, अपने परिवार से मिलेंगे, उनके साथ हम अगर टीचर जैसा व्यवहार करें तो भगा देंगे घर से। हर किसी को अपने हिसाब से और परिस्थिति के हिसाब से व्यवहार करना होता है कि उसकी क्या पोजीशनिंग है। एक ऑफिसर क्लास में बैठेगा तो स्टूडेंट हो जाएगा, ऑफिस में जाएगा सर हो जाएगा, घर में जाएगा बेटा बन जाएगा, पति बन जाएगा, जो भी है, माँ है, कोई भी है, जो भी उसका जेंडर, उस हिसाब से उसका व्यवहार हो जाएगा। तो नाट्य शास्त्र में इन्होंने दो बातें बोली। एक कंसेप्ट दिया फ्रंट का, फ्रंट का मतलब अग्रमंच, और दूसरा कंसेप्ट है बैक स्टेज, यानी पश्चमंच। अग्रमंच क्या है, अग्रमंच में हम किसी भी घटना की जो व्याख्या करते हैं उसको बड़ा शानदार ढंग से अभिनय करते हुए दिखाते हैं। जैसे एक व्यक्ति जो किसान हो सकता है और बहुत अच्छा भगवान राम का किरदार निभाए, लेकिन हो सकता है दूसरे दिन वो अपना खेत में फिर घास काटता हुआ, खेत जोतता हुआ दिखाई दे। तो उसका बैक स्टेज क्या है, उसका अपना रोल। फ्रंट स्टेज क्या है, जो अभिनय कर रहा है, या एक अभिनेता अभिनय कर रहा है और पीछे जाकर वो बीड़ी पी रहा है,
स्टेज के पीछे जाकर वो बीड़ी पी रहा है तो उसका क्या है, ये बैक स्टेज है बीड़ी पीना, लेकिन आगे वो बड़े बड़े डायलॉग और बड़े बड़े श्लोक और ये सब चीजें बोल रहा है तो उसका फ्रंट और बैक ये हो जाता है। ठीक है, फिर इनका दूसरा कंसेप्ट है अंतः क्रिया संबंधी विचार। तो अंतः क्रिया संबंधी विचार का क्या मतलब है भाई, सीधा सा मुद्दा है कि इंटरेक्ट होने के लिए क्या जरूरी है, कि लोगों के साथ आपको जुड़ना। ठीक है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का आपस में जुड़ना। ठीक है, इंटरेक्ट होना, उनको अलग अलग माध्यमों से संपर्क में लाना, संपर्क उनसे स्थापित करना। तो अगर भाई कोई अकेला व्यक्ति कैसे किसी से इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्शन के लिए कोई भी वर्चुअल हो, सोशल हो, यानी कि यहां माध्यम तो कोई कोई होना चाहिए माध्यम, चाहे आप किसी पार्टी में मिले या चाहे तो आप वर्चुअल मिले, जैसे कि व्हाट्सएप कॉल किया, ये सब माध्यम हो सकते हैं। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इनका एक कंसेप्ट है टीम का, इन्होंने टीम, तो जाहिर सी बात है किसी भी कार्य करने के लिए एक टीम का होना बहुत जरूरी है, और एक टीम का आपस में कोरिलेशन, आपस में उनका इंटरेक्शन, अंडरस्टैंडिंग, सभी कुछ बहुत जरूरी है, तभी वो जाकर बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे, है ना। फिर इनका एक है प्रभाव प्रबंधन की अवधारणा, प्रभाव प्रबंधन, या जिसे आप छवि प्रबंधन भी कहते हो, ये भी इनकी अवधारणा है। इंप्रेशन मैनेजमेंट, जिनको आजकल पीआर बोला जाता है, कि किसी व्यक्ति का खूब वीडियो बनाना, खूब शॉर्ट्स बनाना, खूब रील चलाना, है ना, खूब पेड प्रमोशन करना, ये सारी चीजें क्या हैं, ये है प्रभाव प्रबंधन, है ना, कि कोई व्यक्ति कितना अच्छा, उसकी सिर्फ अच्छाइयों को बड़ा बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, ये सारी चीजें क्या है, प्रभाव प्रबंधन है, कि किसी व्यक्ति की छवि को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। जैसे आजकल तुम देखते हो कि माही माही होता है ना, आरसीबी की जब बात आती है, तो जब बात आती है चेन्नई की, है ना, तो क्यों होता है माही माही, आपको इतना मीम्स, इतना शॉर्ट और उनके उनसे जुड़ी बहुत अच्छी अच्छी बातें, ये सब क्यों होती, क्या अपने आप चलती हैं, वो नहीं चाहते, बिल्कुल उनकी एक बहुत बड़ी टीम है और वो टीम सब करवाती है, क्योंकि जितना बड़ा वो ब्रांड बन जाएंगे उतने बड़े उनको इंडोर्समेंट मिलेंगे, यानी उतनी बड़ी बड़ी कंपनियां संपर्क करेंगी कि साहब हमारा प्रचार कर दो, और फिर उनसे वो बहुत पैसा लेंगे, फिर हम उनका प्रचार देखेंगे, तो अंत में फायदा उन्हीं का है, हम लोग सिर्फ उसका शिकार होते हैं। तो लोग ये पूरा प्रयास करते हैं कि वो कितना बड़ी पर्सनालिटी बन जाए, चाहे वो खेल में हो, उद्योग में हो, शिक्षा में हो, है ना, किसी भी काम में हो। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर एक केंद्रित अन्योन्य क्रिया का सिद्धांत, इसका मतलब है कि किसी भी चीज के केंद्र में रहकर आप बहुत ज्यादा वहां पर विस्तार पूर्वक किसी भी चीज के बारे में जब बातचीत करते हैं, यानी किसी भी गतिविधि के केंद्र में जब आप होते हैं, जैसे होता ना कि दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है और आप मीडिएटर बनकर गए और आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी, तो इसको इस तरीके से देखा जाता है।
फिर एक कंसेप्ट इनका है भूमिका दूरी। भूमिका दूरी का मतलब है, भूमिका दूरी का मतलब है कि कोई व्यक्ति जिसको कोई जिम्मेदारी दी गई है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। यानी कि आमतौर पर आपने देखा होगा प्राइमरी स्कूल में, वैसे तो और भी बहुत जगहों पर या तमाम ऑफिसेज में जो उनसे रिलेटेड जो कर्मचारी हैं समय पर नहीं आते, या उनसे पूछो काम हो गया तो कहेंगे सर्वर डाउन है, तबीयत खराब है, कल आ जाना, मंडे का आ जाना, यही कहानी हम आपको समझाते रहते हैं। तो ये क्या है, ये यही बेसिकली भूमिका दूरी है जो इरविंग गॉफमैन का कंसेप्ट है। ठीक है, इनका एक कंसेप्ट और है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप इनके बारे में नहीं जानते रहोगे, पहली बार जानेंगे। भूमिका तालमेल। भूमिका तालमेल का क्या मतलब होता है कि कुछ ऐसी स्थितियां हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है जिनमें आप अलग परिस्थितियों से जो मतलब जैसे आप ऐसे समझते हैं कि किसी जिले में आप काम करने के लिए गए एज ए डीएम, आप देख रहे हैं यार कि वहां पर तो एकदम ऐसे ही सब चल रहा है, आपको कोई महत्व नहीं मिल रहा है, तो आप वहां पर काम कर पा रहे हैं मुश्किल से। कई बार क्या होता है, जो आपको रोल मिल जाता है, कई बार जैसे हम अभिनय करते हैं, अभिनय होता है ना, अभिनय फिल्मों में, वहां पर आपको कोई एक रोल दिया जाता है और आप वो गजब रोल निभाते हैं, ये होता है कि इससे अच्छा रोल कोई निभा ही नहीं सकता था, ये रोल इस व्यक्ति से अच्छा कोई निभा ही नहीं सकता था, किसी को भी दे दिया जाता तो रोल गड़बड़ा जाता है ना। या कई बार किसी को जब बहुत अच्छी फिल्म का रोल किसी ऐसे व्यक्ति को मिल जाता है जो बहुत अच्छे से नहीं निभा पाता, तो या उसके साथ मैच नहीं करता। जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं, जैसे डंकी फिल्म आई थी शाहरुख वाली, शाहरुख बहुत अच्छे इंसान है और बहुत बड़े एक्टर हैं, लेकिन वो स्टारडम वाले एक्टर हैं, वो हाथ वाथ फैलाने वाले एक्टर हैं, उनको अगर ऐसा रोल दे दिया जाएगा जो बड़ा इशू बेस्ड होगा तो शायद उतना बढ़िया नहीं हो पाएगा, जबकि उसकी कहानी बहुत जबरदस्त थी। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को ही किरदार दिया जाए जो उसको अच्छे से निभा पाए। ठीक है, तो ये भी अपने आप में बहुत जरूरी चीज होती है। तो ये होता भूमिका तालमेल। इन्होंने सेटलैंड द्वीप का भी अध्ययन किया था, तो ऐसा भी प्रश्न अगर पूछ ले कि किस द्वीप का अध्ययन किया था, तो सेटलैंड द्वीप का अध्ययन किया था, स्टडी करी थी। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यूजीसी नेट दिसंबर 2019 में पूछा गया है, प्रश्न बहुत शानदार है। संपत्ति के विकास के चरणों में मोटे तौर पर वर्गीकरण किया जा सकता है। ठीक है,
संपत्ति के चरणों के विकास के आधार पर बताना है कि मार्क्स की कौन सी यहां पर अवधारणा यहां फिट बैठती है। तो बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, मार्क्स से जुड़ा प्रश्न है। तो सबसे पहला, वर्ग विहीन समाज, आदिम समाज, वर्ग विभेदीकरण और असमानता। अरे भाई ये कैसे हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। वर्ग विहीन समाज तो तब होगा ना, आदिम साम्यवाद को ही वर्ग विहीन समाज या साम्यवादी अवस्था को वर्गहीन माना जाएगा, तो ये विकल्प तो अपने आप में गलत हो जाएगा। फिर वर्ग विभेदीकरण, असमानता, वर्ग विहीन समाज और आदिम समाज, ये भी एकदम उल्टा पुल्टा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर आदिम साम्यवाद, ठीक है, फिर वर्ग विहीन समाज कैसे आ जाएगा, यही गलत हो गया, ये भी गलत है। ये सही है, आदिम साम्यवाद, वर्ग विभेदीकरण, असमानता और वर्ग विहीन समाज। ये एक प्रक्रिया है संपत्ति के आधार पर, अगर हम समाज को देखेंगे तो। ठीक है, तो ये बेसिकली कौन चिंतक है, कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स ऐसा चिंतक है जो जिसके बारे में बोला जाता है कि अगर मार्क्स अपनी कब्र में करवट ले तो दुनिया में क्रांति हो जाए। कालजयी चिंतक है, मजदूरों के चिंतक हैं, श्रमिकों के चिंतक हैं, किसानों के चिंतक हैं, जो समाज में समानता लाने का प्रयास करते थे। और बेचारा जिंदगी भर पूंजीवादी विचारधारा से लड़ता रहा और अपने देश में इसको जो है मौत भी नसीब नहीं हुई। तो इनका जन्म जर्मनी में हुआ था 1818 में, मृत्यु 1883 में। मतलब ये आदमी मजदूरों के लिए इतना जो है लालायित हो गया था कि कह सकते हो कि जर्मनी का आलू खा के शकरकंदी जैसा बेचारा रहता था। बच्चे की मृत्यु पर भी इसके पास पैसे नहीं थे कि कफन के पैसे हो। इनकी पत्नी का नाम जेनी था, उन्होंने अपने फ्रेंड से उधार पैसे लेकर कफन खरीदा था। ये तो हालत इनकी थी। जब इनकी दोस्ती इनके फ्रेंड फ्रेडरिक एंजल से हो जाती है, तब जाकर माना जाता है कि मार्क्स को अच्छा कोट और शराब नसीब हुई। तो बहुत ही संघर्षमय जीवन रहा, बहुत ही खराब स्थिति थी इनकी। ठीक है, और चूंकि पूंजीवादी विचारधारा उस दौरान पनप रही थी और इसके विरोध में लिखते थे, तो इनको इनके विचारों के लिए इनको देश से निकाल भी दिया जाता था। तो इनकी बुक्स है, उनको देखते हैं पहले। जर्मन आइडियोलॉजी, दास कैपिटल, पॉलिटिकल इकोनॉमी, गोथा, ये दास है। ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, सॉरी फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, देन हम देन इन्होंने और सारी चीजों पर भी डिस्कस किया था। अरे बार बार वही, फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी। एक पुस्तक इनकी कैपिटल नाम से भी है, कैपिटल्स। तो और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। मार्क्स की जो अवधारणाएं आई ये देख लेते हैं।
तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इसमें वाद प्रतिवाद और फिर संवाद की बात करते हैं। फिर है ऐतिहासिक भौतिकवाद, तो इसमें इतिहास की अवस्थाओं की बात करते हैं। फिर इनका आता है वर्ग का सिद्धांत, फिर वर्ग के प्रकार पूंजीवादी या पूंजीपति वर्ग एवं सर्वहारा वर्ग की बात करते हैं। मार्क्स मिथ्या चेतना की बात करते हैं। मार्क्स वर्ग चेतना की बात करते हैं। कंगालीकरण की बात करते हैं, पॉपराइजेशन की। मार्क्स बात करते हैं इसके अलावा अलगाववाद की। मार्क्स आर्थिक निर्धारणवाद की बात करते हैं। मार्क्स कहते हैं दुनिया की आधी आबादी वर्ग विहीन है। मार्क्स धर्म को जनता के लिए फीम बताते हैं। अधिसंरचना की अवधारणा इनकी है। अधोसंरचना की अवधारणा इनकी है। पतित बुर्जुआ वर्ग की भी अवधारणा है। ऐसी बहुत सारी चीजों पर भी इनका डिस्कशन है। ठीक है, तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ लेखक दे रखे हैं और एक तरफ बुक्स दे रखी हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो थिंकर है पियरे बोर्दियू, जुर्गेन हर्बमास, एडवर्ड सईद और एंथोनी गिडिंग्स। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नाम आता है पियरे बोर्दियू का। पियरे बोर्दियू किससे जुड़ते हैं? और ये क्वेश्चन पूछा गया दिसंबर 2019 में। तो पियरे बोर्दियू जुड़ते हैं डिस्टिंक्शन से। हेबरमास, जुर्गेन हेबरमास किससे जुड़ते हैं? लेजिटिमेसी क्राइसिस, वैधता का संकट, मैंने बताया है। एंथोनी गिडिंग्स अभी पीछे ही बताया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी। और एडवर्ड सईद ओरिएंटलिज्म से जुड़ते हैं, है ना, ओरिएंटलिज्म। ये सब इनकी पुस्तकें हैं। इनकी एक पुस्तक और है हेबरमास की, द थियरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। द थियरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। एंथोनी गिडिंग्स की बहुत सारी पुस्तकें हमने अभी बताई दी, है ना। और इनकी अगर हम बात करें तो
स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर। और इनकी बात करें तो इनकी और पुस्तक है थियरी एंड प्रैक्टिस। थियरी एंड प्रैक्टिस भी इनकी एक पुस्तक है। और पुस्तक की बात करें तो मोरल कॉन्शियसनेस ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन भी इनकी एक पुस्तक है। फिर पियरे बोर्दियू, ये किसकी बात करते हैं? सामाजिक पूंजी, आर्थिक पूंजी, प्रतीकात्मक पूंजी, और सांस्कृतिक पूंजी। सांस्कृतिक पूंजी। ठीक। और पियरे बोर्दियू की बुक्स की बात भी करते हैं तो इनकी पहली बुक्स आपने डिस्टिंक्शन करके करी। दूसरी पुस्तक है रिप्रोडक्शन। तीसरी कल्चर एंड सोसाइटी। पीस एंड डिसकॉन्टिनेंट भी इनकी एक पुस्तक है। फिर है पैरेलल पैराडॉक्स। ऑन लेट स्टाइल भी एक पुस्तक है। बोर्दियू की और अवधारणाएं भी हैं। सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, हैबिटस, फील्ड और सांस्कृतिक पूंजी। ठीक है, तो पहले का तीसरा लग गया और बी का पहला लग गया, यानी ए ऑप्शन एकदम राइट हो गया, एकदम परफेक्टली क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जो प्रश्न जून 2019 में पूछा गया है, कहा गया है कि किसको संस्कृति प्रकारवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है? कल्चरल फंक्शनल थ्योरी का फादर किसको बोला जाता है?
बहुत गजब क्वेश्चन है। ठीक है, किसको सांस्कृतिक प्रकारवादी सिद्धांत का जनक किसको बोला जाता है? तो देखिए मर्टन के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, बता चुके हैं, ये जवाब नहीं है। रेडक्लिफ ब्राउन भी आंसर इसका नहीं है। हर्बर्ट स्पेंसर भी इसका जवाब नहीं है, जो एक उद्विकासी चिंतक है। मर्टन एक प्रकारवादी चिंतक है और रेडक्लिफ ब्राउन एक कह सकते हो कि एंथ्रोपोलॉजिकल और सोशियोलॉजी के चिंतक है। ठीक है, चलिए, तो अब इसका जवाब हो गया मेलिनोवस्की। मेलिनोवस्की भी एक एंथ्रोपोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल थिंकर है। ठीक है, तो पहले इनकी बुक्स देख लेते हैं कि क्या क्या इनकी बुक्स हैं। हर प्रश्न की बहुत व्याख्या की जा सकती है, परंतु एक लिमिटेशन में रखेंगे तो अच्छा है। तो इनकी बुक है फैमिली अमंग द ऑस्ट्रेलिया एबोरिजिन्स। फैमिली अमंग द ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स। दूसरी बुक है ऑर्गेनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक। ऑर्गेनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक। दोस्तों आपको बहुत गहराई से हर एक चीज बताई जा रही है। आपको पूरा प्रयास है कि आपको बेहतरीन रिजल्ट मिले। सेक्सुअल लाइफ इन सेवेज। मैजिक साइंस एंड रिलीजन एंड अदर एस्से। फिर एक क्राइम कस्टम एंड सेवे सोसाइटी। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी हो जाती और ये सारी पुस्तकें ही पूछी जाती। करीब 1.5 दर्जन इन्होंने पुस्तकें लिखी थी, लेकिन जो सबसे जरूरी पुस्तकें हैं सिर्फ आपको उन्हीं को करना है। मेलिनोवस्की की पुस्तक। ठीक है, अब इन्होंने कुछ आवश्यकताओं, बंधुता बीजगणित का भी एक सिद्धांत दिया था। बंधुता बीजगणित का भी एक कंसेप्ट दिया था। बहुत सारी बातें, ये इनकी अवधारणा कभी आएगी तो आप टिक कीजिएगा कि किसने दिया। फिर इन्होंने जादू को भी बताया। जादू की अवधारणा है कि जादू क्या है और जादू के प्रकार क्या हैं। तो जादू के 2 प्रकार में इन्होंने सफेद जादू और काला जादू की बात करी। फिर इन्होंने प्रकार्यवाद की अवधारणा दी। प्रकार्यवाद की अवधारणा दी और इन्होंने
आवश्यकताओं की पूर्ति का सिद्धांत भी दिया। आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत भी इन्होंने दिया। इसमें इन्होंने कहा, आवश्यकता पूर्ति के बारे में कहा कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति संस्कृति से करता है। देखिए, जिस देश में रहते हैं उस देश की जैसी आप खान पान, संस्कृति, जीवन शैली, भाषा, बोली, हर एक चीज को आप अपनाते हैं। यही सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर इन्होंने, मैलिनोवस्की ने बायोलॉजिकल नीड्स की भी बात करी, जैविक आवश्यकताओं की बात करी। तो मैलिनोवस्की की जैविक आवश्यकताएं क्या है? जैविक आवश्यकताएं, तो इसमें आता है पहले नंबर पर पोषण, दूसरे नंबर पर आता है प्रजनन, तीसरे नंबर पर आता है आराम करना, चौथा स्वास्थ्य, सुरक्षा, गति, और 7 नंबर पर आता है वृद्धि। ठीक है, तो इस तरीके से 7, इस तरीके से इन्होंने अवधारणाओं की चर्चा करी। ये जो है अवधारणाएं मैलिनोवस्की की बायोलॉजिकल नीड्स की अवधारणाएं, जिसमें पोषण की बात, प्रजनन की बात, आराम की बात, स्वास्थ्य, सुरक्षा, गति और वृद्धि की अवधारणाओं की चर्चा ये करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न की गहराई में जाकर आपको चीजें बताई जाएंगी। जून 2019 का प्रश्न है। प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं कि समग्र संस्था शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले किसने करा? टोटल इंस्टीट्यूशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने करा? तो टोटल इंस्टीट्यूशन शब्द का प्रयोग गॉफमैन ने करा है। टॉनिज किसकी बात करते हैं? जेमिन सॉफ्ट और जेसल सॉफ्ट की। ठीक है, कार्ल मैनहीम ज्ञान के समाजशास्त्र से जुड़े। गॉफमैन को भी बहुत डिटेल में बताया ही बताया। और पार्सन्स को एक जो है प्रकारवादी चिंतक है, मर्टन के गुरु थे इनको, और अमेरिका के रहने वाले थे। ये पैटर्न वेरिएबल की बात करते हैं। एजिल मॉडल की बात करते हैं। और सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम या सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं। सामाजिक क्रिया की भी बात करते हैं। संज्ञानात्मक चीजों पर इनका काफी गहरा जोर है।
है ना। तो ये चीज यहां पर आपको पता चल गई। अब जैसे कार्ल मैनहीम है, इनकी पुस्तक है कंजर्वेटिविज्म। कंजर्वेटिविज्म, आइडियोलॉजी ऑफ यूटोपिया, आइडियोलॉजी ऑफ यूटोपिया, द स्ट्रक्चर ऑफ थिंकिंग, द स्ट्रक्चर ऑफ थिंकिंग। तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। अब जैसे इनकी पैटर्न वेरिएबल की बात करते हैं हम, तो पैटर्न वेरिएबल में पार्सन्स बहुत सारी बातें बोलते हैं, जिसमें भावनात्मक, भावना बनाम भावनात्मक तटस्थता, भावना वर्सेस भावनात्मक तटस्थता की बात करता है। ये प्रदत्त बनाम अर्जित की बात करता है। प्रदत्त बनाम अर्जित की बात करता है। विशिष्ट वर्सेज विसरण की बात करता है, प्रसार की जिसको कहते हो आप। सामूहिक उन्मुखता वर्सेज आत्म उन्मुखता की बात करता है। फिर है पृथकता वर्सेस सार्वभौमिकता की बात करता है। इन्होंने सामाजिकरण की भी बात करी, दो संस्थाएं बताई पार्सन्स ने। सामाजिकरण, तो प्राथमिक संस्था क्या बोला, है परिवार, और द्वितीयक संस्था कौन है, वैश्यावृत्ति, इसको द्वितीयक संस्था कहा। इनका एक कोड है कि विपथगामी प्रवृत्तियों की कली को फूल बनने से पहले ही कुचल देना चाहिए। यानी ऐसी कोई गतिविधि अगर समझ में आए कि हो रही है, तो उसको समय रहते ही समाप्त कर दो, है ना। तो ये बात भी इनके सिद्धांत पे लागू होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक जीवन को समझने के लिए सामाजिक क्रियाओं को 4 भागों में वर्गीकृत किया। सामाजिक क्रियाओं को 4 भागों में वर्गीकृत किया। सामाजिक क्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं, ये किसने बताया। ठीक है, तो इमाइल दरखाइम इसका जवाब नहीं है, पार्सन्स नहीं है, अगस्त काम्ट नहीं है, मैक्स वेबर इसका जवाब है। सामाजिक क्रिया क्या होती है पहले ये जानना है। तो सामाजिक क्रिया के बारे में कहा जाता है कोई भी क्रिया जो अर्थपूर्ण हो, वो क्या है, सामाजिक क्रिया है। कोई भी क्रिया जो अर्थपूर्ण हो, मीनिंगफुल हो, मतलब 2 लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, वो भी सामाजिक क्रिया है। आप
पलक झपकना सामाजिक क्रिया नहीं, व्यक्ति का अकेले का कोई भी काम वो सामाजिक क्रिया नहीं है। तो मीनिंगफुल एक्शन की बात मैक्स वेबर करते हैं, ठीक है। और सामाजिक क्रिया को 4 प्रकार से बताते हैं। तार्किक क्रिया, परंपरागत क्रिया, करिश्माई क्रिया, और मूल्यांकनात्मक क्रिया, ठीक है। 4 तरीके से सामाजिक क्रिया की बात ये करते हैं। क्लियर। अब वेबर परिस्थिति समूह की भी बात करते हैं। परिस्थिति समूह को भी बताते हैं। इसमें समान जीवन शैली, समान प्रतिष्ठा, और समान जीवन अवसर का होना जरूरी है। यानी कि जिनका एक प्रकार की परिस्थिति होगी, अब जैसे मुकेश अंबानी क्लब में बहुत अमीर लोग होंगे, उनकी समाज में अलग तरीके की प्रतिष्ठा होगी और अलग तरीके की उनका पूरे जीवन अवसर होंगे, उनको जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं। लेकिन एक मजदूर, उसकी जिंदगी कैसी है? परेशानियों से भरी है, दिक्कतों से भरी है, तकलीफों से भरी है। तो ये कहते हैं जिनकी एक प्रकार की जीवन शैली हो, एक प्रकार की वो बाजार स्थिति का भी निर्माण करेंगे, है ना। फिर ये वर्ग का आधार भी बताते हैं। वेबर वर्ग का आधार भी बताते हैं। तो इसमें संपत्ति परिस्थिति की बात करते हैं। और फिर बाजार परिस्थिति की भी बात करते हैं कि जिनकी एक प्रकार की आर्थिक स्थिति होगी वो एक प्रकार के बाजार का निर्माण करेंगे। अब आपने देखा होगा कि जो अमीर लोग होते हैं उनका क्लब अलग होता है, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनका क्लब अलग है, जो गरीब लोग हैं उनका क्लब अलग है। सब लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने लिए, अपने अपने सुविधाओं के हिसाब से जीवन जी रहे हैं, है ना। एक आम आदमी मंडी में जाकर सब्जी खरीद रहा है और एक आदमी विंडो शॉपिंग कर रहा है, एक आदमी ऑनलाइन मंगवा रहा है ना। तो ये इस तरीके से बताते हैं। और वर्ग के प्रकार भी बताते हैं। वर्ग के प्रकार भी बताते हैं। तो इसमें पहला है संपत्ति युक्त उच्च वर्ग, पतित बुर्जुआ, फिर ब्लू कॉलर जॉब, नीले वस्त्र श्रमिक, जो सबसे खराब स्थिति में होते हैं। और चौथा है संपत्ति युक्त श्वेत वसन वर्ग।
अभी समझा रहे हैं। संपत्ति युक्त श्वेत वसन वर्ग, व्हाइट कॉलर। ठीक, जैसे इसका उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मुकेश अंबानी, ये इसका उदाहरण है। पतित बुर्जुआ, जिनका पतन हो रहा है, धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी मध्यम वर्ग। संपत्ति युक्त श्वेत वर्ग, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर। आईएएस ऑफिसर, ये जैसे क्लर्क की नौकरी करने वाले, बाबू का काम करने वाले। ठीक है, तो इस तरीके से इनको बताया। और शक्ति के स्रोत भी बताते हैं। शक्ति के स्रोत, तो परंपरागत शक्ति, दूसरा है वैधानिक शक्ति, और फिर एक करिश्माई शक्ति। तीन आधारों पर उसकी बात करते हैं शक्ति की। परंपरागत शक्ति क्या है? जैसे एक राजा, ये शक्ति कैसी है? परंपरागत शक्ति। वैधानिक शक्ति क्या है? जैसे एक कह सकते हो आईएएस ऑफिसर, एक आईपीएस ऑफिसर, एक जज की शक्ति कैसी है? लीगल पावर है, जब तक काम कर रहे हैं उनको ये मिलेंगी। करिश्माई शक्ति किसके पास होती है? जैसे कोई देवी देवता, या कोई समाज को प्रभावित करने वाला व्यक्ति, जैसे गांधी, नेहरू, पटेल, बोस, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे लोग करिश्मेटिक पावर वाले हैं, जो अगर कहते थे कि अब आंदोलन हो करना है, तो लोग बिना सवाल किए आंदोलन में आने के लिए तैयार हो जाते थे। ठीक है, तो ये मैक्स वेबर के बारे में बात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अमूर्त सामान्यीकृत अवधारणाओं के समुच्चय से सामाजिक व्यवस्था के वर्णन के लिए समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य का प्रतिपादन किया? अमूर्त यानी कि जो दिखाई ना दे। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका जवाब क्या होगा? मार्टन नहीं होगा, इसका जवाब है पार्सन्स। पार्सन्स इसका जवाब है, याद रखिएगा। शानदार क्वेश्चन है। तो पार्सन्स पर हम लोगों ने तो अभी काफी बात हालांकि कर ली है। इनकी बुक्स देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, दूसरा एसेज इन सोशियोलॉजिकल थ्योरी,
एसेज इन सोशियोलॉजिकल थ्योरी। सोशल सिस्टम, ये सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनालिटी, सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनालिटी। ठीक, इन्होंने और क्या कहा, परिवार, सामाजिकरण, के उत्पादन का कारखाना है। ठीक, ये परिवार को व्यक्तित्व उत्पादन का कारखाना भी मानते हैं। सामाजिक नियंत्रण वगैरह के बारे में मैंने बता ही दिया। ठीक है, फिर जैसे यहां आता है रॉल्फ लिंटन, तो इसका प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति की बात करता है। दुर्खीम की बात आती है तो ये आत्महत्या की बात करता है। रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड की बात करता है। मर्टन की बात आती तो मोटा मोटी संदर्भ समूह, मध्य सीमा सिद्धांत, है ना, प्रकट प्रकार्य, अप्रकट प्रकार्य, दुष्प्रकार्य, इन सब चीजों की बात यहाँ पर ये लोग करते हैं। ठीक है, इन सब चीजों की बात करते हैं, नोट भी करते चलिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन यह कहता है कि समाजशास्त्र का आदर्श निरूपण भौतिक सामाजिक संगठनों और उनकी घटक क्रियाओं के मध्य अंतर पर ध्यान देना चाहिए? तो दुर्खीम कहते हैं नहीं भाई, दुर्खीम नहीं कहते ऐसा, मार्क्स कहते नहीं कहते हैं, पार्सन्स कहते नहीं कहते, मैक्स वेबर कहते हैं। तो मैक्स वेबर को व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के लिए जाना जाता है। बहुत कुछ इनके बारे में बात कर चुके हैं, पर किसी थिंकर के बारे में जितना बात कर लो उतना कम है। इन्होंने आदर्श प्रारूप की बात करी थी, ये इनका मेथडोलॉजी है। इन्होंने वरस्तेहन, जो एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है व्याख्यात्मक समझ, उसकी भी बात करी थी। ये जाति को एक बंद वर्ग, मानते हैं और जाति को एक संवृत्त समूह कहते हैं। इनके उदाहरणों में नौकरशाही की भी बात आती है, शक्ति का सिद्धांत भी इनका है, सत्ता का भी इनका सिद्धांत है। ठीक है, तो एक बड़े समाजशास्त्री हैं जिनकी काफी अवधारणाएं प्रचलित है। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है,
जिसमें कहा गया किसने राज्य की परिभाषा एक मानव समुदाय को किसी दिए गए भूभाग में शारीरिक बल के वैध प्रयोग के एकाधिकार के सफलतम दावे करता है के रूप में की है। किसने कहा है? हेनरी मैन ने नहीं कहा है, एंजल्स ने नहीं कहा है, हाबहाउस ने भी नहीं कहा है, मैक्स वेबर ने कहा है। ठीक, किसने कहा है? मैक्स वेबर ने कहा है। तो मैक्स वेबर के बारे में और बात करते हैं, कहते हैं कि आधुनिक समाज बुद्धि संगत समाज है, जहां पर विवेक की बात बहुत होती है। ठीक है, ये कहते हैं प्रतिस्पर्धा क्या है? शांतिपूर्ण संघर्ष है। इनको क्या बोला जाता है? वैचारिक निर्धारणवादी कहा जाता है। इन्होंने एक दोषारोपण का सिद्धांत भी दिया था। इन्होंने एक जीवन अवसर की भी बात करी थी। जीवन अवसर की बात करी थी, लाइफ चांस की बात करी थी। और इनको धर्म के समाजशास्त्र के लिए भी जाना जाता है। इनको धर्म के समाजशास्त्र के सिद्धांत के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, तो एक बड़े समाजशास्त्री हैं। आधुनिक समाज को बुद्धि संगत समाज कहते हैं। प्रतिस्पर्धा के बारे में बात करते हैं और काफी व्याख्या है इनकी बुक में। अगर हम बात करेंगे तो प्रेजेंटेशन इन सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, इकोनॉमी इन सोसाइटी, है ना, कल काफी बात करी थी। अगला आता है क्वेश्चन सिगमंड फ्राइड को लेकर। सिगमंड फ्राइड ने सामाजिकरण के सिद्धांत में किनको सम्मिलित किया है? तो बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, सिगमंड फ्राइड बड़े चिंतक हैं। तो सिगमंड फ्राइड बेसिकली मनोविज्ञान है, मनोवैज्ञानिक है। और ये स्वप्न सिद्धांत की बात करते हैं। इनका और एक और है कंसेप्ट, इड, ईगो और सुपर ईगो। दिसंबर 2018 ये तीन कंसेप्ट इनके बेसिकली यहां पर हैं। तो इन्होंने सामाजिकरण में कौन कौन सी चीजों को शामिल करा? पहला, परिवार के माध्यम से नैतिक पहचान का अर्जन करना, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, परिवार के माध्यम से स्व अवधारणा का अर्जन करना, एकदम सही है। फिर परिवार के माध्यम से व्यक्तिगत पहचान का अर्जन करना, यह भी एकदम ठीक है। फिर परिवार के माध्यम से संज्ञानात्मक पहचान का अर्जन करना, गलत। देखिए, परिवार आपको क्या सिखा सकता है? नैतिक पहचान करा सकता है कि फला का लड़का है। परिवार में मम्मी पापा आपको शिक्षित कर सकते हैं, नैतिक शिक्षा दे सकते हैं, ये सारा काम आपको क्लियर करेंगे, है ना। लेकिन परिवार के माध्यम से जो व्यक्तिगत पहचान है वो देने का काम आपको खुद करना पड़ेगा। मतलब अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपको कैसे पर्सनल पहचान मिल पाएगी? जिंदगी भर आप घूमते फिरते रहें, कुछ ना करें, तो चाहे आप आईएएस के बेटे हों, चाहे राजा के बेटे हों, कई सारे राजा के बेटे हैं जिनको कोई नहीं जानता, कोई उन्होंने अच्छा काम नहीं करा, तो उनको कोई नहीं पूछेगा। फिर परिवार के संज्ञानात्मक पहचान, कॉग्निटिव जो एक्सपीरियंस है वो आप खुद अर्जित करेंगे। अगला क्वेश्चन है, यह किसका विचार है कि विभिन्न स्तरों के बीच सहयोग तथा परस्पर निर्भरता पाई जाती है? तो सहयोग और परस्पर निर्भरता की बात हमेशा कौन करेगा? मार्क्सवादी तो करेगा नहीं। मार्क्सवादी तो हमेशा विरोध की बात करेगा, संघर्ष की बात करेगा, है ना, संघर्ष की बात करेगा ये। तो ये उसकी बात कहां करेगा? अंतःक्रिया वाला क्या कहेगा? सूक्ष्मता से अध्ययन करके बताएंगे, प्रकारवादी करेगा।
और प्रकार्यवाद से जुड़े जो समाजशास्त्री हैं उनका नाम जानते हैं। काम्टे जो समाजशास्त्र के जनक हैं, स्पेंसर, दुर्खीम, पार्सन्स, मर्टन, है ना, 9 प्रकार्यवादी समाजशास्त्री भी हैं। एलेक्जेंडर, जाफरे एलेक्जेंडर, ये 9 प्रकार्यवादी समाजशास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने अपने संरचनात्मक सिद्धांत में समाज के अध्ययन के लिए प्रणाली तंत्री प्रतिरूप प्रदान किया? ठीक है, किसने प्रणाली तंत्री, एक सिस्टम अप्रोच थ्योरी के बारे में किसने बात करी? प्रणाली तंत्री प्रारूप की बात किसने करी? तो दिसंबर 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जवाब क्या होगा? एसएफ नॉडेल नहीं, ब्राउन नहीं, पार्सल्स नहीं। इसका जवाब है लेवी स्ट्रॉस। तो लेवी स्ट्रॉस कहां के रहने वाले थे? फ्रांसीसी समाजशास्त्री, फ्रांसीसी मनो जो है एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और समाजशास्त्री के तौर पर इनको जाना जाता है। इनके अगर हम बुक्स की बात करेंगे तो बुक्स में आता है एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, फिर स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, फिर सेवेज माइंड, फिर रॉ एंड कुक्ड, फिर है द नेक्ड मैन, द नेक्ड मैन। ठीक, तो ये लेवी स्ट्रॉस की पुस्तकें हैं। अब इस संस्कृति की बात करते हैं। ये कहते हैं संस्कृति क्या है? तो कल्चर, एक कल्चर को एक मानसिक संरचना मानते हैं। जैसे हिंदुओं में जो पूजा पद्धति जिस तरीके से, उसी तरीके से पूजा की जाएगी। अगर तरीका बदला जाए तो लोग नाराज हो जाते हैं, ये ऐसे तो पूजा नहीं होती हमारे धर्म में, है ना। तो ये चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे समाज में ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। सब लोग, चाहे मुस्लिम हो तो वो अपनी बात करेगा, क्रिश्चियन हो अपनी बात करेगा, बौद्ध हो अपनी बात करेगा, जैन हो अपनी बात करेगा, सब अपने ढंग से ही बात करेंगे। ठीक है। इनकी दूसरा उदाहरण है बाइनरी पोजीशन। बाइनरी पोजीशन का मतलब आप द्विविपरीतता भी समझ सकते हैं। बाइनरी अपोजिशन, इसमें क्या है? जैसे ब्लैक है तो व्हाइट है वर्सेज व्हाइट, जैसे गोरा है तो काला है, जैसे गोरा और काला, है ना, ऐसे वाली चीजें। दिन है तो उसका विपरीत क्या होगा? वर्सेज रात ही होगी। तो ये सारी जो चीजें हैं ये बाइनरी पोजीशन में आती हैं। फिर ये नातेदारी संरचना की भी बात करते हैं। नातेदारी संरचना की भी बात करते हैं। उसमें पति पत्नी 4 प्रकार से बताते हैं। भाई बहन, पिता पुत्र, और मामा भांजा। 4 तरीके की नातेदारी संरचना है।
और विवाह के द्वारा बंधुता समूह का वर्णन किया। ये कहते हैं मैरिज एक ऐसा फैक्टर है जिससे ये सारी चीजें निकल कर आती हैं, इन सब चीजों का निर्माण होता है। तो बंधुता समूह की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। इसमें कहा गया किसने ब्रिटेन के संरचनात्मक प्रकार्यवाद को सामाजिक नृविज्ञान यानी सोशल एंथ्रोपोलॉजी में आकार देने का काम किया है। यानी कि ब्रिटेन की जो एंथ्रोपोलॉजी है उसके बारे में यहां पर बेसिकली बात हो रही। ठीक है, तो एकदम सीधा सा क्वेश्चन है, तो मेलिनोवस्की और रेडक्लिफ ब्राउन इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक नृविज्ञान यानी सोशल एंथ्रोपोलॉजी में लाने का काम किया है, तो रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोवस्की। दिसंबर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला है पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था में संरचनात्मक अवयव कौन से होते हैं। अगर हमें सामाजिक व्यवस्था बनाए रखनी है तो कौन सी चीजें हमें चाहिए। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखनी तो लक्ष्य चाहिए, बिल्कुल ठीक है। भूमिकाएं चाहिए, मूल्य चाहिए और परिस्थितियां चाहिए। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नहीं, भूमिकाएं ऑलरेडी नहीं चाहिए तो यह भी गलत हो गया। हमें चाहिए मूल्य, हमें सामाजिक मूल्य चाहिए, हमें प्रतिमान चाहिए, हमें लक्ष्य चाहिए, हमें संस्थाएं चाहिए। तो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए संस्था क्या है, परिवार, विवाह, नातेदारी। विवाह, नातेदारी, जाति, ये सब क्या है, सामाजिक संस्थाएं हैं। लक्ष्य है जिंदगी में कोई ना कोई, प्रतिमानों को फॉलो करना है और वैल्यू सिस्टम को फॉलो करना है। उसके आधार पर ही हम समाज में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप गलत ढंग से पैसा कमाते हैं तो कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, आपकी समाज में बहुत इज्जत नहीं होने वाली है ना। लेकिन आप सही ढंग से अगर कोई काम करते हैं तो बहुत आपके लिए अच्छा होगा, बहुत हेल्पफुल होगा। अगला है किसने मेलिनोवस्की की प्रकार्यात्मक अनिवार्यता के विचार का खंडन करके प्रकार्यात्मक विकल्पों की बात करी। फंक्शनल अल्टरनेटिव्स। प्रकार्यात्मक विकल्प का मतलब है कि एक विकल्प की जगह दूसरी चीजों को अपनाना, है ना। तो इसका जवाब किंग्सले डेविस ने नहीं दिया है। इनकी पुस्तक है ह्यूमन सोसाइटी। रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में खूब बात हो चुकी, पार्सन्स पे भी हो चुकी। रॉबर्ट किंग मर्टन ने इसके बारे में बात करी। तो मर्टन का सिद्धांत क्या है, संदर्भ समूह, मध्य सीमा सिद्धांत, जिसको मिडिल रेंज थ्योरी बोला जाता है ना। प्रकट प्रकार्य, अप्रकट प्रकार्य, अप्रकार्य, दुष्प्रकार्य, प्रत्याशा मूलक, सामाजीकरण, संदर्भ व्यक्ति, बुक्स की बात करेंगे। तो सोशियोलॉजी ऑफ साइंस, सोशियोलॉजी ऑफ साइंस की बात करते हैं। फिर दूसरी अगर हम बात करें तो सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं।
सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं, सोशल थ्योरी इन सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सोशल थ्योरी इन सोशल स्ट्रक्चर की भी बात ये करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला समाजशास्त्र की परिभाषा में सामूहिक प्रतिनिधान, बस ये जैसे शब्द आए वैसे ही आपको इमाइल दुर्खैम लगा देना है। क्या लगा देना? दुर्खीम। तो दुर्खीम पर हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं, तो दुर्खीम पर इस चर्चा इस क्लास में नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी इस पर बहुत डिस्कशन हो चुका है कल की क्लास में। अगला प्रश्न आता है मिलान का। एक तरफ लेखक दे रखे हैं और दूसरी तरफ इनके बुक्स दे रखे हैं या ग्रंथ दे रखे हैं, तो इनका मिलान करना है। देखिए दिया है सबसे पहले सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कूले की पुस्तक है, C.H. कूले की। ठीक है, फिर G.C. होमन्स, ह्यूमन ग्रुप की बात करते हैं। फिर जॉर्ज सिमेल जो स्वरूपात्मक संप्रदाय से मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ की बात करते हैं। फिर रेमंड फर्थ ह्यूमन टाइप की बात करते हैं। तो पहले का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा, सीधा सा जवाब है। तो मैंने जो बताया है आप सभी को दोस्तों कि बुक्स से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चन बेसिक थ्योरी से पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, उस पर आप गहराई से विचार कीजिएगा। फिर समाजीकरण के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? समाजीकरण का कॉग्निटिव माइंड का मतलब है क्या सही है क्या गलत है। मतलब जैसे कहीं आप किसी की मृत्यु हो गई है, वहां आप गए हैं, तो वहां आप क्या करेंगे? वहां आप तफरी तो नहीं ले सकते, या किसी की शादी में गए, जैसा भी है आपका बिहेवियर जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ही होगा जैसे सामाजिक दशाएं होंगी, और जिस समाज में आप रहते होंगे उसके हिसाब से ही आप व्यवहार करेंगे। ये भी एक तय बात है ना। तो ये संज्ञानात्मक विकास की बात करी थी जॉन पियाजे ने। फ्रायड मनोवैज्ञानिक है, पियाजे भी मनोवैज्ञानिक है। किसने सामाजिकरण के सिद्धांत में दर्शाया कि सामाजिकरण पारिवारिक संबंधों के माध्यम से नैतिक और व्यक्तिक पहचान दिलाता है। तो अगर आपने प्रश्न हमारा पढ़ा होगा, अभी इसके पहले वाला ठीक से किया होगा, तो आप अच्छे ढंग से इसका जवाब दे पाएंगे, है ना। तो इसका जवाब है फ्रायड, क्योंकि वहीं पर अभी हमने जब परिवार वाले प्रश्न को करा था। तो इनकी बुक्स हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, फिर साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, फिर इनका जो सिद्धांत है वो है स्वप्न संसार, फिर इड, ईगो, सुपर ईगो, ये बातें भी इनके सिद्धांत में शामिल। चलिए आगे बढ़ते हैं।
किसने कहा था कि क्रांति इतिहास का इंजन है? तो मार्क्स ने कहा था कि क्रांतियां जो है इतिहास का इंजन है। मार्क्स राज्य को एक शोषणकारी संस्था भी बताते हैं। कार्ल मार्क्स पर हम लोग बहुत बात कर चुके हैं, तो कार्ल मार्क्स राज्य को क्या बात बताते हैं? एक शोषणकारी संस्था बताते हैं। इन्होंने कहा कि जो राज्य है एक शोषणकारी संस्था है। हीगल क्या कहते हैं कि विचार भौतिक जगत को निर्धारित करते हैं। मार्क्स क्या कहते हैं कि हीगल सर के बल खड़ा था। मैंने उसे पैरों के बल खड़ा किया। यानी कि भौतिक जगत, इनका कहना है कि जो भौतिक जगत है वो दुनिया का निर्धारण करता है, वो व्यवस्था का निर्धारण करता है। कौन करता है? फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत है जो सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का निर्धारण करता है। एंजल्स उनके दोस्त थे, निगेशन ऑफ निगेशन का सिद्धांत दिया था। अगला है बुक्स हैं और लेखक हैं। तो देखिए जो एशियन ड्रामा पुस्तक है ये गुन्नार मिर्डल की है। इसमें इन्होंने बड़ी बेइज्जती करी थी, तो डी का बंद दो जगह है, ठीक है। एशियन ड्रामा गुन्नार मिर्डल की पुस्तक है। और फिर द डायनामिक्स ऑफ कल्चरल चेंज, ये किसकी पुस्तक है? मैलिनोवस्की की पुस्तक है। तो पहले का तीसरा और डी का पहला। और एनालिसिस ऑफ सोशल चेंज, एनालिसिस ऑफ सोशल चेंज तो आकबर्न और निमकॉफ की पुस्तक है। और फिर अफ्रीकन सोशल चेंज ये लॉयड की पुस्तक है। तो इस तरीके से जो इसका जवाब रहने वाला है वो है ए। पहले का तीसरा, बी का चौथा, और सॉरी वही मुझे लग रहा था कि ये विल्सन का एनालिसिस ऑफ सोशल चेंज। हाँ ठीक है, गलत मार्किंग हो गई थी इसलिए मैंने उसे ठीक किया, बाकी सब सही है। ठीक, अगला प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित में से वो कौन सा सैद्धांतिक उपागम है जिसमें समाजों की अवधारणा सामाजिक व्यवस्था के रूप में की जाती है और सामाजिक संरचना के विशिष्ट लक्षणों की व्याख्या इन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण और उसके योगदान में की जाती है? ठीक है, यानी कि सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संरचना की बात करी गई है। तो सामाजिक व्यवस्था का मतलब हुआ प्रकार और सामाजिक संरचना का मतलब हुआ संरचना। तो आंसर हो गया डी। तो संरचनात्मक प्रकारवादी चिंतक यहां आएंगे, जैसे मेलिनोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन, है ना, पार्सन्स, नडेल, ऐसे सारे जो चिंतक हैं उनको इस श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, और आज का अंतिम जो प्रश्न है वो ये है जो बुक से और लेखकों से संबंधित है, जिसमें एसएफ नडेल, रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोव्स्की और लेवी स्ट्रॉस आते हैं। तो एसएफ नडेल की पुस्तक है द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, पहले का चौथा। फिर रेडक्लिफ ब्राउन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। मेलिनोव्स्की, द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर एंड अदर सेज। फिर लेवी स्ट्रॉस की पुस्तक है स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। तो इस तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी ने प्रत्येक प्रश्न को
बहुत ही गहराई से, बहुत ही व्यवस्थित ढंग से समझा होगा। उसकी विवेचना को भी बहुत ही व्याख्या परक ढंग से समझाने का प्रयास किया गया है। सेशन को इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे और आपकी सफलता तक हम ये क्रम जारी रखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।